हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आयशु नॉवल ऑडियो वर्ल्ड। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूले। एक बड़े से बिल्डिंग में लोगों के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उसी बिल्डिंग के एक फ्लैट में एक लड़की ने इतना शोर सुनकर जल्दी से अपनी खिड़की का पर्दा हटाया। जैसे ही उसने पर्दा हटाया उसने देखा चारों तरफ आग ही आग लगी है। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि वो उसकी छत तक आ गई थी। तभी वो लड़की बोली, अचानक इतनी आग कैसे लग गई, मैं तो अभी आई थी तो सब ठीक था। फिर वह ज्यादा ना सोचते हुए बाहर की ओर भागी। अच्छी बात यह थी कि आग अभी गेट तक नहीं पहुंची थी। जैसे ही उस लड़की ने गेट खोल उसे अपने चेहरे पर पहले कुछ ठंडा महसूस हुआ, फिर अचानक उसे बहुत तेज दर्द हुआ और उसका चेहरा झुलसने लगा। वो कितनी भी कोशिश कर रही थी रोकने की, मगर उसके चेहरे का मांस नीचे गिरते ही जा रहा था। आह! वह दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसका पूरा चेहरा खराब हो गया। वह एक हीरोइन थी, हालांकि वो ज्यादा फेमस तो नहीं थी, लेकिन इतना तो कमा लेती थी कि वह अपने रहने और खाने का खर्च उठा सके। उसे लड़की ने उठने और आसपास टटोलने और यहाँ से भगाने के बारे में सोचा, क्योंकि उसकी आंखें भी खराब हो चुकी थी, इसलिए वह कुछ देख नहीं पा रही थी। जैसे ही उसने 2 कदम बढ़ाए, किसी ने उसे धक्का दे दिया, जिससे वह फिर से जमीन पर गिर गई। वह लड़की जोर से चिल्लाई, कौन कौन हो तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तभी एक पागलों जैसी हंसी सुनाई दी जो किसी लड़की की थी, और फिर वह थोड़ा रुककर बोली, कितना बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हारा इतना खूबसूरत चेहरा ऐसे खराब हो गया मेरी प्यारी बहन धरा। हाँ, ये लड़की कोई और नहीं, हमारी कहानी की फीमेल लीड धरा है, और जो लड़की उसे दर्द दे रही है वह धरा की सौतेली बहन माया है। धरा माया की आवाज सुनकर चौंक गई और बोली, माया तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हें अपनी बहन से भी ज्यादा मानती हूँ। तभी माया बोली, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे उस दिन से नफरत करती हूँ जब से मेरे पिता तुम्हें परिवार में वापस लाए थे। धरा तुम इतनी बेवकूफ हो कि तुमने कभी सोचा ही नहीं कि तुम्हारी लाइफ इतनी खराब क्यों है। उद्धरण चिन्ह। माया। धरा की आवाज निकालना भी बंद हो गया, क्योंकि उसका गला भी जल गया था। वह दर्द की वजह से और भी ज्यादा सिकुड़ गई। माया जोर से हंसी और बोली, तुम कभी भी महेश्वरी परिवार में आने के लायक नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें शुरू से ही फंसाते आ रही थी। तुम मेरे यश के लायक कभी भी नहीं थी। इतना बोलते ही माया ने धारा के चेहरे पर अपने पैर को दबाया और बोली, मुझसे लड़के तुम्हें मौत के सिवा कुछ नहीं मिला, और यश तो पहले से ही मेरा था। धरा जोर से चिल्लाए और उसने अपनी आखिरी सांस लेने की कोशिश की। वह कुछ भी नहीं देख सकती थी, बस वो अपने शरीर को झुलसते हुए महसूस कर सकती थी। अचानक उसे तेज गर्मी का एहसास हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कोई निगल ही जाएगा। हॉट, बहुत गर्म है, बहुत गर्मी लग रही है। एक लड़की बेहोशी में चिल्ला रही थी, उसका शरीर पसीने से लथपथ था। वह लड़की कोई और नहीं, धारा थी। धरा को ऐसा लग रहा था कि वह किसी आग की भट्टी पर बैठी हो। उसे बहुत जलन हो रही थी, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। धरा में धीरे से अपनी आंखें खोली, एक गहरी काली आंखें जो हद से ज्यादा ठंडी थी और धरा को कांपने को मजबूर कर रही थी। उसकी आंखों से मिली अगले ही पल एक आदमी ने उसकी गर्दन से पकड़ ली और उसकी सेडेटिव आवाज जो ठंडक से भरी हुई थी सुनाई दी, मुझे सच सच बताओ, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? उसकी खूबसूरत आवाज की तरह उसे आदमी का चेहरा भी बहुत खूबसूरत था। पतली आईब्रोज, काली समुद्र से भी ज्यादा गहरी आंखें जो ऐसा महसूस करा रही थी कि वह उसकी आत्मा तक झांक सकता था, जिसे महसूस करके धरा की सांसें ही रुक गई थी। फिर धरा मन में बोली, ये आदमी कौन है और इतने गुस्से में क्यों लग रहा है? धरा काफी कंफ्यूज हो चुकी थी। उसे याद आया कि अभी अभी उसकी आंखें खुलने से पहले क्या हुआ था। उसे इतना तो समझ में आ गया था कि वह आग से घिरी हुई थी और उसकी बहन माया ने उसे जलाकर मार डाला। क्या मैं मर नहीं गई थी? उसे थोड़ा कंफ्यूजन भी था, थोड़ी खुशी भी। उसने खुद से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं स्वर्ग में पहुंच गई हूँ? इतना सोचकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। धरा ने अचानक से उस आदमी की तरफ देखा और फिर उसके पीठ को ऐसे देखने लगी जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो। तभी वह आदमी बोल पड़ा, तुम क्या ढूंढ रही हो? उसने यह बात बहुत गंभीर होकर कहा, लेकिन धारा ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए बोली, क्या तुम डेविल हो या फिर तुम इंसान हो? क्या? वह आदमी भी चौंक गया और बोला, कि क्या बोल रही हो तुम? अचानक फोन की घंटी बजी। धरा ने उस आदमी को फोन उठाते देखा। वह फोन बहुत पुराना था, जो 10 साल पहले बहुत चलता था, लेकिन अब के समय में वह किसी कबाड़ी से कम नहीं था। धरा ने अपने मन में सोचा, यह इतना पुराना फोन क्यों इस्तेमाल कर रहा है? लगता है ये बहुत गरीब है। तभी उसका ध्यान उस मोबाइल के डेट पर गया और वह चौंक गई और मन में बोली, ये तो 10 साल पहले का टाइम है, आखिरी हो क्या रहा है? धरा ने खिड़की से बाहर देखा। फर्श से छत तक बहुत बड़े कांच की खिड़की थी जिससे रोशनी आ रही थी। वह कमरा बहुत ही खूबसूरत था। तभी उसका ध्यान एक बड़े से कांच पर गया और उसने जब अपना चेहरा देखा तो वह चौंक गई। उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि यह उसकी नाजुक और कोमल त्वचा थी।
जब उसे अपना वो जला हुआ चेहरा आया तो उसे इतना अच्छा महसूस हो रहा था कि वह भरोसा ही नहीं कर पा रही थी कि यह उसका ही चेहरा है। उसने जल्दी से अपने हाथ पर चिकोटी कटी। ये तो सब कुछ सच हो रहा है, इसका मतलब जैसे टीवी और नोवेल्स में होता है वैसे ही मेरा रीबर्थ हुआ है। अब धरा और चौंक गई। उसने चारों तरफ देखा। यह एक हाई प्रेसिडेंशियल सूट था। सभी चीज काफी महंगी थी और ये देखकर पता लगाया जा सकता था कि आदमी बहुत अमीर होगा। तभी उसे पिछले जन्म की सारी यादें याद आने लगी। झूठ, धोखा, नशा करना, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा था। तभी उसे याद आया कि एक बार वह किसी अनजाने कमरे में चली गई थी और डर की वजह से उसने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा, और जब उसने बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनी तो उसने भागने को सोचा और वह जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनकर बिना पीछे देख बाहर भाग गई थी। लेकिन होटल की लॉबी में रिपोर्टर्स के एक ग्रुप में उसे रोक लिया उस समय। हालांकि वह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सभी लोगों को उसके बारे में पता चल गया था और यह उसे दिन की हेडलाइंस में बड़े बड़े शब्दों में दिखाया जा रहा था। हालांकि उसका उसमें नाम नहीं लिखा गया था, लेकिन यह जरूर बताया गया था कि वह एक कोई छोटी एक्ट्रेस थी। कई रिपोर्टर्स ने तो सीधे तौर पर उसे एक मोटे बुढ़े आदमी के साथ होने की बातें फैलाई थी। सच्चाई ना जानने वाले लोगों को यही लगा कि वह सब सच बोल रहे हैं, जिसकी वजह से उसे फिल्म मिलना लगभग बंद हो गई थी। यहाँ तक कि उसे जिस फिल्म में सेकंड फीमेल लीड का रोल मिला था उससे भी बाहर कर दिया गया था। उसने अपने ब्लैंकेट को नीचे किया। ले उसे थोड़ा ठंड महसूस हुआ और वह अभी भी अपने शरीर में दर्द महसूस कर सकती थी। दूसरे शब्दों में कहें तो उस दिन उसका पुनर्जन्म हुआ था और जो कल रात आदमी उसके साथ था वो बड़े पेट वाला बुढ़ा अभिनेता नहीं बल्कि एक जवान हैंडसम आदमी था। इसलिए वह देख सकती थी कि ये उम्मीद से ज्यादा अच्छा था। लेकिन अफसोस की बात है कि वो कितने सालों तक इसके लिए अपने मन में शिकायत करती थी, ये सोचकर कि सच में उससे झूठ बोला गया था। लेकिन अब ऐसा लगता है सबको बस झूठ बोलने और धोखा देना ही आता था। रूम में अचानक शांति छा गई। धरा को केवल अपनी पीठ के पीछे ठंडक महसूस हुई। वह पीछे मुड़ने ही वाली थी कि तभी उसे किसी ने बिस्तर पर दबा दिया। आह! धरा की चीख निकल गई और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। चैप्टर -2। अब तक आपने पढ़ा, धरा को उसकी बहन की वजह से बहुत दर्दनाक मौत मिलती है, लेकिन जब वह उठती है तो उसे एहसास होता है कि वह एक लग्जरियस होटल के बेडरूम में थी और उसके पास एक आदमी था। तब उसे याद आता है कि यह सब उसके साथ पहले भी हुआ है और फिर उसे एहसास होता है कि उसका रीबर्थ हुआ है। फिर वह अपने मन में सोचती है उसे यहाँ से बचकर जाना होगा, क्योंकि पिछली लाइफ के हिसाब से इसके बाद ही उसे रिपोर्टर्स ने घेर लिया था, जिसकी वजह से उसे उसकी मूवी से निकाल दिया गया था। ये सब याद करके जब वह वहाँ से भागने ही वाली होती है कि उसे कोई पकड़कर बेड पर खींच लेता है। अब आगे धरा जैसे ही वहां से जाने को हुई तभी किसी की मजबूत बाहों ने उसकी कलाई को पकड़ लिया और उसे खींचकर उसके सिर के ऊपर ले गई, जिसके वजह से वो एक आदमी के नीचे दब गई। उसके और उस आदमी के बीच बस एक कंबल जितना फासला था। इसकी वजह से उसकी कॉलर बोन साफ दिखाई दे रही थी। वह बहुत हैंडसम दिख रहा था। उसकी स्किन बहुत गोरी थी। धरा अपने पुनर्जन्म से पहले कभी भी किसी और लड़के के इतने करीब नहीं गई, इसलिए उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके गाल लाल हो गए और वह थोड़ा डर गई और बोली, मुझे जाने दो प्लीज। तभी वह लड़का बोला, मेरे सवालों को जवाब दो, उस आदमी ने बहुत ही धीरे से उसके कानों में कहा। धरा ने अपने पतले होंठ खोले और बहुत ही धीरे से बोली, क्या? उसकी आवाज इतनी धीरे थी कि वह बहुत मुश्किल से खुद भी सुन पा रही थी। तभी वह लड़का फिर बोला, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? उसकी ऐसी बातें सुनकर धरा चौंक गई और उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या जवाब दे, क्योंकि उसको भी किसी ने फंसाया है। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों को ही किसी ने फंसाया है। मेरी बात सुनो तुम और मैं। धरा अभी समझने की कोशिश करने ही वाली थी कि तभी उनके रूम की घंटी बजी और जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। कोई तेजी से गेट पर नॉक कर रहा था। गेट खोलो, जो लोग अंदर है जल्दी से गेट खोलो, नहीं तो हम अंदर घुस जाएंगे। ऐसी आवाजें बाहर से आ रही थी। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते गेट के लॉक खोलने की आवाज सुनाई दी और फिर तभी रिपोर्टर्स के ग्रुप जल्दी से अंदर आ गए। थोड़ी देर तक लाइट के फ्लैश ने उन्हें उनकी आंखों को बंद करने पर मजबूर कर दिया और यह उन दोनों के लिए बहुत ही अजीब सिचुएशन थी। धरा के आधे कंधे खुले हुए थे। उसने जल्दी से अपने ऊपर ब्लैंकेट डाली और उसे लड़के ने भी जल्दी से धरा को ढकने की कोशिश की। अंदर लोग भी उन दोनों को देखकर चौंक गए। अगले ही पल धरा ने एक नाम सुना जो किसी ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा था, कबीर राजवंश। आसपास का वातावरण अचानक से शांत हो गया। ब्लैंकेट से कसकर लिपटी हुई धरा, जिसने अपना केवल सिर निकाला था, उसने जल्दी से अपने चारों ओर देखा। जाहिर सी बात है कि वह सभी रिपोर्टर उसे आदमी को अच्छे से पहचानते थे, या दूसरे शब्दों में कहे तो वह उससे डरते थे। इससे इस बात का अनुमान लगाया जा सकता था कि वह आदमी कितना खतरनाक और पावरफुल था, और यह बहुत ही बुरी बात थी कि उसके लिए अब अच्छा नहीं होने वाला था। तभी एक वेटर की आवाज आई जो बोल रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा मिस्टर कबीर। वेटर ने कांपते हाथों से चाबी को छुपाने की कोशिश की। रिपोर्टर भी होश में आए और जल्दी से बोले, मिस्टर कपूर, हम लोग को कोई गलतफहमी हुई थी।
धरा ने उनकी ओर देखा, उसकी नीली आंखों में एक अलग ही चमक थी और वह बोली, ये लोग भी बहुत चालाक है, लगता है ये लोग इससे बहुत डरते हैं, हो सकता है कि यह वही हो जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। धरा ने अपने मन में कुछ सोचा, फिर बोली, अगर यह सच में राजवंश परिवार से है तो जो दिल्ली के 4 प्रमुख परिवारों में से एक है, तो यह आदमी जरूर नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये जरूर कोई गलतफहमी है। मैं कबीर राजवंश को अच्छे से नहीं जानती, जरूर मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, वह यहाँ कैसे हो सकता है। घिरा उस समय खुद को चौंकने से रोक नहीं सकी जब उसने इस बात का अनुमान लगाया था कि कबीर राजवंश, यह आदमी सच में कबीर राजवंश है। पिछले जन्म में इस रात को पीछे मुड़कर देखना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन अगर वह उस समय बाहर नहीं भागी होती तो उसे पता होता है कि यह व्यक्ति कबीर राजवंश था। तो क्या सब कुछ अलग होता, धरा ने अपने मन में सोचा। मिस्टर कबीर, वास्तव में किसी ने हमें यह न्यूज़ दी थी कि धरा महेश्वरी नाम की एक एक्ट्रेस यहाँ किसी आदमी को फंसाने की कोशिश कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए अपनी फालतू बातें बंद करो, धरा ने धीमी आवाज में गुस्से में कहा। आप लोग मुझे ऐसे फंसाने की कोशिश करना चाहते हैं? क्या हमने आपको फंसाया है? आप झूठ मत बोलिए, उन रिपोर्टर्स ने कहा। धारा ने उस व्यक्ति को अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं दिया। दूसरों, उसे फंसाना आपके लिए नहीं है। मिस्टर कबीर को इसमें खींचने करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? स्वाभाविक रूप से उन लोगों में कबीर राजवंश के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, इसके बजाय वह चिल्लाए और धारा की ओर इशारा किया, तो फिर समझो तुम यहाँ क्यों हो? उसने अपनी चेहरा ऊपर उठाया और बोली, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ, क्या मेरा बॉयफ्रेंड के साथ रहना गलत है? धारा की बात सुनने के बाद अचानक सभी लोग निराशा से एक दूसरे को देखने लगे। धारा को केवल अपनी ओर से एक ठंडी नजर ही महसूस हुई। उसने ऊपर देखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं की। तुम्हारे पास इसे साबित करने के लिए कुछ है भी या नहीं कि तुम मिस्टर कबीर की गर्लफ्रेंड हो? सबूत? धारा ने अपनी आंखें घुमाई, उसने कबीर के गले के चारों ओर अपने बाहर डाल दी और आंखें बंद कर ली और उसके होठों को चूम लिया। इस बार वह कबीर ही था जिसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसके सामने वाली लड़की की त्वचा बर्फ से भी ज्यादा चिकनी थी, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसके लंबे बाल थोड़े गंदे थे, लेकिन फिर भी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये सच था कि उसने पहले किस करना शुरू किया, लेकिन उसके पतले गुलाबी होठों का स्वाद लेते ही कबीर खुद को उसको किस करने से रोक नहीं पाया। उसकी घबराहट बता रही थी कि वह इस समय कितना डरी हुई थी। उसकी इस तरह की बचने की कोशिश में कबीर को उसकी ओर अट्रैक्ट कर दिया, लेकिन वह उसे दूर करने की कोशिश नहीं कर रहा था। इसका मतलब साफ था कि वह भी एक अच्छा शो दिखा रहा था। वह जानना चाहता था कि और वह क्या क्या कर सकती थी। धरा भी अपने मन में सोच रही थी कि आखिर यह कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, लेकिन उसने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। उसने बस अपने आंखें बंद कर ली और अंत तक ऐसा नाटक किया जैसे वह तो कुछ समझ ही नहीं रही है, लेकिन उसने अपने हाथों ने मजबूती से उसके गले को पड़ा हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह जाने देना नहीं चाहती थी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रिपोर्टर्स के ग्रुप ने ये नज़ारा देखा तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। ये कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं थी जिसके बारे में उन्हें बताया गया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मिस्टर कबीर राजवंश यहाँ क्या कर रहे थे। इसकी बजाय उन्होंने किसी बूढ़े आदमी के होने की उम्मीद की थी। किस करने के बाद अचानक ही धारा रुक गई। सब इतने अचानक हुआ था कि धारा भी खुद ही सदमे में थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि पुनर्जन्म के बाद ही उसे ये सब करना पड़ जाएगा। उसे पूरा यकीन नहीं था कि कबीर उसका साथ देगा। उसे पूरा यकीन था कि कबीर इन लोगों को कभी भी अपनी फोटो खींचने की अनुमति नहीं देगा, इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड और उसके साथ सोने वाली लड़की के बीच वह साफ तौर पर पहले ही ये सब ठीक कर चुकी थी। इंतजार करते करते धरा को लगा कि जिंदगी एक साल की तरह है। ऐसा तब तक नहीं था जब तक कबीर की आवाज आए, आप सब ने अब इसे देख लिया और आप लोग कब तक यहाँ ऐसे ही खड़े रहने वाले हैं? अब सबको समझ में आ गया कि यह सब सच है, इसलिए इसका मतलब है कि कबीर राजवंश ने यह बात मान ली है कि धरा उनकी गर्लफ्रेंड है। कबीर की ऐसी बातें सुनकर रिपोर्टर्स कुछ बोल ही नहीं पाए। तभी फिर कबीर बोला, तुम सब क्या बाहर नहीं जाने वाले हो? उसने अपनी भौहें ऊपर उठाए और पतले होठों से धीमी आवाज में कहा। सबको पता था कि कुछ लोगों ने कबीर राजवंश को उकसाने की कोशिश की। उन्होंने उसके कमरे में घुसकर उसकी जासूसी करने की कोशिश की। अगले दिन से ही उनमें से किसी का कुछ पता नहीं चला। रुको, ठंडी आवाज में उन लोगों के रूह को कपा दिया और वह जल्दी से इधर उधर देखने लगे। अपने कैमरे और मोबाइल को यहीं छोड़कर जाओ। कबीर राजवंश कभी भी अपनी तस्वीरों को बाहर जाने नहीं दे सकता था। भले ही वह कितने भी यह बोल दे कि उन्होंने तस्वीर नहीं ली है, लेकिन वह उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता था। कैमरा और मोबाइल फोन को सभी ने टेबल पर रख दिया और एक एक करके कमरे से बाहर चले गए। आसपास का माहौल तुरंत शांत हो गया। धरा ने भी राहत की सांस ली। जब उसे होश आया तो उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी कबीर के साथ वह एक ही बेड पर बहुत पास में बैठी है और उसने जल्दी से उसे दूर धकेल दिया। तभी तो उसे कबीर की आवाज आई जो बोल रहा था, अब तुम मेरा फायदा उठाकर यहाँ से जाने वाली हो। धारा बोली, फायदा उठाकर जाने से आपका क्या मतलब है? कि मैं आपको बचाने में मदद नहीं की? तभी कबीर बोला, मेरी मदद? तभी धारा बोली, हाँ, उन रिपोर्टर से मैंने आपको बचाया है।
कबीर कुछ नहीं बोल पाया, उसने बस अपनी आंख छोटी करके उसकी ओर देखा। धरा उससे डरती थी, लेकिन इस मामले में वह उसके सामने कमजोर नहीं हो सकती थी। हालांकि उसके ऐसे घूरने से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कुछ गलत कर रही है। फिर उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और बोली, अच्छी रहती है, हम दोनों ने एक दूसरे की मदद की। कबीर फिर भी नहीं बोला। उसने अपने मुंह का कोना हिलाया और बड़े चिढ़ाने वाली मुस्कान दी। उसकी ऐसी मुस्कान को देखकर धरा भी चिढ़ गई और उसने अपना हाथ हिलाया और बोली, ठीक है, कुछ भी नहीं कहने के लिए। थैंक यू, आपने मेरी मदद की और मैं अब आपको पैसे चुकाऊंगी। फ्यूचर में अगर आपको मेरी मदद की जरूरत होगी तो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वह मुड़ गई। कल रात क्या हुआ, सब कुछ यही खत्म होता है। चैप्टर -3। अब तक आपने पढ़ा। जब धारा को होश आता है तब उसे पता चलता है कि यह उसका पुनर्जन्म है और वह होटल के रूम में किसी आदमी के साथ है। वह वहां से भागने की कोशिश करती है, तभी वहां रिपोर्टर आ जाते हैं। तब उसे पता चलता है कि जो आदमी उसके साथ है वह कबीर राजवंश है। बाकी रिपोर्टर्स भी कबीर राजवंश को देख काफी डर जाते हैं और धारा से ही सवाल करने लगते हैं। धारा भी उन्हें झूठ बोलती है और बोलती है कि वह कबीर राजवंश की गर्लफ्रेंड है। पहले तो कोई इस बात को नहीं मानता, लेकिन जब कबीर भी बोलता है कि धरा उसकी गर्लफ्रेंड है तो सब उसकी बात मानकर वहां से चले जाते हैं। अब आगे धारा होटल के वॉशरूम में अपने चेहरे को छुपाए बैठी हुई थी और वह सोच रही थी कि कहीं ये सब सपना तो नहीं है। हालांकि जब वह सोई और जगी थी तो उसे लगा था कि यह कोई सपना है, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि यह सब सपना नहीं, हकीकत है। फिर उसने सोचा कि उसका रीबर्थ कैसे हो सकता है, लेकिन ये भी सच है कि जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे वह आग याद आई जिसने उसे झुलसा दिया था। यहाँ तक कि वह उस दर्द को अभी भी महसूस कर सकती थी जो उसे उस समय हुआ था। पहले ही उसने होटल के रूम के कैलेंडर में डेट को देखा था जो 2020 का था, जिसका मतलब ये था कि वह अभी 19 साल की है। इसके बारे में ध्यान से सोचते हुए उसे याद आया कि जब वह 19 साल की थी तो बहुत सारी चीज हुई थी। इस टाइम ही कॉलेज में उसे एडमिशन नहीं मिल पाया था और उसे फिल्म इंडस्ट्री में भी एंट्री नहीं मिली थी, क्योंकि उस टाइम तक उसने अपना एंट्री पास खो दिया था। लेकिन अपने कोशिशें से और अपनी मेहनत के बल पर उसने आखिरकार फिल्म इंडस्ट्रीज में एक रोल पा लिया था जो कि सेकंड फीमेल लीड का था, लेकिन उसमें भी उसको 1 साल तक का समय लग गया। जब उसने सोचा कि वह अपने दम पर सफलता हासिल कर सकती थी, उसी रात कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से मीडिया वालों ने रातों रात उसके बारे में अफवाहें फैला दी, जिसकी वजह से लोगों के सामने उसकी इमेज खराब हो गई थी और उसका नया बना हुआ करियर भी खत्म हो गया था। महेश्वरी परिवार के बारे में बहुत ही नेगेटिव न्यूज आई, तब सभी ने साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाया। उसका पिता जो हमेशा से पक्षपात करते थे, उन्होंने उसे थप्पड़ मारा और उसे बहुत डांटा, और दादी जो उस बस बचपन से नफरत करती थी, उन्होंने उसे महेश्वरी परिवार से बाहर भी निकाल दिया। वह रिश्ता तोड़कर ही महेश्वरी परिवार पर उसके प्रभाव को कम कर सकते थे। उसे उसकी चाची और उनकी बेटियों ने बचाया था। उसे ऐसा तब तक लगता रहा जब तक उसकी पिछले जन्म में मौत नहीं हो गई। उस टाइम उसे पता चला था कि वो तीनों ही उसे शुरू से धोखा देते आ रही थी। अंत में उसे पता चला था कि उन्होंने उसके लिए जाल बिछाते थे। अपने पिछले जीवन में वह इतनी गरीबी में क्यों जी रही थी, इसका का कारण वो लोग थे जिनकी वो पूजा करती थी। वह क्रिमिनल थे, वह उसे अपनी आंखों में कांटों की तरह तेज समझते थे। भले ही उसे अंत में उसे महेश्वरी परिवार से निकाल दिया गया और उसके करियर और परिवार में कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने उसे नहीं छोड़ा, अंत में उसे मार दिया गया। अब ये नफरत अभी खत्म नहीं हुई है। सौभाग्य से भगवान को धरा पर दया आ गई और उस रात में वापस आ गया जहां से ये सब शुरू हुआ था। धरा ने इस बार शुरुआत में खुद को बचा लिया। आप जबकि रीबर्थ के बाद चीजें अलग हो रही थी, तो इस जीवन में उसे अच्छी जिंदगी जीनी होगी, और जो इन लोगों की वजह से उसे इतना दर्द सहना पड़ा वह किसी को जाने नहीं देने वाली थी। तभी अचानक से उसका फोन बजा। धरा थोड़ी देर के लिए तो चौंक गई और फिर उसने अपने बैग से फोन निकाला। यह एक छोटा फ्लिप फोन था जिसके किनारे घिसे हुए थे और उसका कलर भी उड़ चुका था। रीबर्थ से पहले वह स्मार्टफोन चलाती थी, लेकिन अब उसके पास एक छोटा फोन था। हेलो, फोन उठाया। धरा, तुम कहाँ हो? फोन पर आंटी सरला की आवाज आई। हे भगवान, जब तुम कल रात वापस नहीं आई और तुम्हारा फोन भी नहीं लगा तो परिवार में हर कोई तुम्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ आ जाओ। तुम्हारे पिता और दादी को ये नहीं पता है कि तुम्हारी बहन और मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वह उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं जबकि यह पूरी तरीके से झूठ था। वह उसे हमेशा चने की झाड़ पर चढ़ाते थे और फिर बाद में उसे उसके पिता के सामने दोषी ठहरा देते थे। धारा को पता था कि वह इस समय ये सोच रहे थे कि कैसे धारा को पिता की नजरों में गिराया जाए। जैसे ही धारा महेश्वरी विला के बाहर खड़ी हुई, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सच में मर गई हो। 10 पहले उसे माहेश्वरी परिवार से बाहर निकाल दिया गया था और तब से उसका माहेश्वरी परिवार से कोई लेना देना नहीं था। जाने पहचाने घर को देखकर धारा को अपने दिल में बहुत चुभन महसूस हुई और उसे गुस्सा भी आया। हालांकि वह अच्छे से जानती थी कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए धारा मुस्कुराए और उसने अपने बालों पे हाथ फिराया और विला के अंदर चली गई। जब उसने लिविंग रूम में कदम रखा तो 5 जोड़ी आंखें उसे ही घर रही थी।
धरा ने सोचा क्या बात है, उन सब लोगों ने तो पहले से ही सारी तैयारी कर ली है। फिर उसने खुद से ही मन में सोचा इसका मतलब इन लोगों को पहले से ही सब पता है। लेकिन धारा के बाकियों के रिएक्शन को देखते हुए धारा ने अनुमान लगाया कि उसकी सौतेली माँ, चाचा और उसकी बहन ने भी उसके बारे में बहुत कुछ कहा होगा। दादी पापा चाचा में वापस आ गई, धारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। धरा माया के बगल में जाकर सोफे पर बैठ गई और अपनी नजरों से बाकी लोगों को देखा जो उसे अभी भी घूर रहे थे और उसके मन में पहले से ही एक प्लानिंग आ गई। धारा, तुम कल रात कहाँ थी? वह अभी बैठी ही थी कि उसकी चाची की दूसरी बेटी माया ने बड़े ही जल्दबाजी में पूछा। धारा ने अपने दिल में उन लोगों को सा और खुद को बोलने से रोकने की वे तीनों माँ बेटी वास्तव में और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती थी और उसने मुड़कर माया को देखकर मुस्कुराए और बोली, पिछली रात फिल्म के क्रू के एक एक्टर का बर्थडे था और देर तक पार्टी होने की वजह से हमें होटल में ही रुकना पड़ा। तुम झूठ बोल रही हो। जैसे ही धरा ने अपनी बात खत्म की, मोना बोल पड़ी। माया की बातों में हड़बड़ी साफ दिखाई दे रही थी, जिसे मिस्टर महेश्वरी साफ साफ महसूस कर सकते थे और वह एक पल के लिए तो चौंक गए। लेकिन तभी धरा की चाची ने अपनी बेटी की ओर देखा और बात को संभालते हुए कहा, माया तुम ज्यादा बातें मत करो। जब पहले से ही माया बातें बोल चुकी थी तो अब कुछ भी करके उसे वापस लिया नहीं जा सकता था। इसलिए माया ने जल्दी से कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इत्तेफाक से कल रात मैं संजना से मिली थी और उस टाइम उसने मुझे किसी के बर्थडे होने की बात नहीं बताई थी। धरा माया से बोली कि वो बस एक इत्तेफाक से मुलाकात हुई थी। क्या तुम लोग होटल की लॉबी में थे या वॉशरूम में? माया की शक्ल देखकर धरा को यकीन था कि माया इस बात को नहीं बताएगी कि वह होटल में कुछ प्लानिंग कर रही थी, इसलिए साफ तौर पर वह झूठ बोल सकती थी। अब जैसा कि सब लोग जानते हैं कि संजना मेरी अच्छी फ्रेंड है और उसने मुझे बुलाया था, इसके अलावा हमारे ग्रुप के लोगों ने आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया? उद्धरण चिन्ह। धारा मुस्कुराए और बोली, उसे अपने पिछले जीवन की उस रात की हर बात याद है, लेकिन वह उस समय बहुत भोली थी, इसलिए उसने आसपास के लोगों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दे सकी थी कि जिस व्यक्ति ने उसे नुकसान पहुंचा वह उसके आसपास सबसे करीबी और सबसे बड़ा भरोसेमंद व्यक्ति था। लेकिन आप साफ तौर पर माया चुप रहो। माया की स्वयं की कमी कितना ही क्यों न हो, उसकी माँ अधिक चालक थी। उन्होंने जल्दी से अपनी दूसरी बेटी की ओर देखा और आंख मारी। मधु भी बहुत चालाक थी, उसने जल्दी से टीवी चला दिया। बोली, पापा हमें सुबह की न्यूज़ देखनी चाहिए। मोना समझ गई, उसने तुरंत रिमोट कंट्रोल उठाया और टीवी चालू कर दिया। धरा की नज़र घड़ी पर पड़ी। शहर की खबरें लगभग इस समय एक साथ दिखाई जाती थी। माँ और बेटी की प्लानिंग साफ थी, वह बस आज जो भी कुछ भी हुआ उसको टीवी में दिखाने का इंतजार कर रहे थे। धरा के बारे में न्यूज़ टीवी में दिख रहा होगा। वह उसकी दादी पहले से ही धरा से चिढ़ी हुई थी और गुस्से से उसे देख रही थी। हालांकि धरा के पिता को एंटरटेनमेंट न्यूज़ में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। पापा चलिए पहले न्यूज़ देख लेते हैं, अभी तो बहुत ही टाइम है। मोना ने उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की। धारा के पिता अपना हाथ हिलाया और डाइनिंग टेबल पर चले गए। धारा भी उनके पीछे चली गई और बड़े विनम्र ढंग से बोली, मैं किचन में मदद करवा कर आती हूँ। उसके पीछे माया ने गुस्से से धरा को देखा और टीवी की आवाज बढ़ा दी। चैप्टर -4। अब तक आपने पढ़ा, धरा जब अपने घर आती है तो उसकी चाचा और उनकी बेटियों ने धारा के खिलाफ उसके पापा और दादी को भड़का दिया था और यह भी बताया था कि धरा रात भर घर नहीं आई थी। तो धारा सफाई देती है कि वह अपने फिल्म के किसी क्रू मेंबर के बर्थडे पार्टी होने की वजह से होटल में रुकी थी। जिसकी ऐसी बातें सुनकर माया बोलती है झूठ बोल रही है, लेकिन धरा कैसे भी करके अपने पापा को मना लेती है। तब माया को याद आता है कि न्यूज़ में अब तक धरा के बारे में न्यूज़ आ गया होगा, इसलिए वह जल्दी से टीवी में न्यूज़ देखने के लिए बोलता है। अब आगे धरा जल्दी से किचन में नाश्ता बनाने के लिए चली गई, लेकिन उसका पूरा ध्यान हाल में हो रहे लोगों के कामों के ऊपर था। हाल में बहुत शांति थी, जिस वजह से टीवी की आवाज साथ सुनाई दे रही थी। धरा की चाची और उनकी बेटियों का ध्यान पूरी तरह से टीवी पर था। जब न्यूज़ लास्ट हेडलाइन आई तब तक धरा ने ब्रेकफास्ट बनाकर हाल में ला दिया और बोली, पापा दादी चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। धरा की चाची का तो पूरा ध्यान टीवी पर ही था। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतनी बढ़िया प्लानिंग की थी, वह सब बर्बाद हो गई है। उन्होंने सोचा था कि उनकी प्लानिंग फेल नहीं हुई होगी और इस समय न्यूज़ पर धरा का ही स्कैंडल दिख रहा होगा। माया का तो चेहरा ही बदल गया और उसने बड़े नफरत के साथ धरा की ओर देखा। धरा ने उसकी ओर देखा और बोली, माया तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? जाहिर सी बात है, उसके ऐसे पूछने से सभी का ध्यान माया पर चला गया। माया को अचानक महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें कौन देख रहा है? तुम क्या कोई कार्टून हो जो मैं तुम्हें देखूंगी? उसकी बातों से धरा ने हंसते हुए अपने चेहरे को छुआ और बोली, कार्टून तो सिर्फ मेरी छोटी बहन हो सकती है। उसकी ऐसी बातें सुनकर धरा की बहन चीड़ गई और बोली, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं तुम्हें कार्टून लगती हूँ क्या? उसकी बातें सुनकर धरा मुस्कुराए और बोली, माया तुम्हें क्या हो गया? मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो मेरी बातों को कुछ ज्यादा ही दिल पर लगा रही हो। धरा ने अपनी बात खत्म की और अपने पिता की ओर देखकर बोली, पापा मैंने कुछ गलत कहा क्या?
धरा के पिता अजय माहेश्वरी ने धरा की बातें सुनी तो उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को देखा और हंसते हुए बोले, नहीं नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा, परिवार में ये सब चलता ही रहता है। उनकी ऐसी बातें सुनकर धरा का मूड खराब हो गया और उसने मन में सोचा कि अभी यह सब कितने ड्रामे करते हैं, अगर यह पिछला जन्म होता है तो वह आसानी से सबकी बातों में आ जाती। अब धरा अच्छे से समझ गई थी कि सारे परिवार वाले बस उसे फंसाना चाहते हैं, इसलिए उसने सोच लिया था कि वह कभी भी अपने पिता और दादी के खिलाफ ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उसका जीवन ही खतरे में पड़ जाए। उसे अपने पिता के सामने एक अच्छी और स्मार्ट बेटी की तरह व्यवहार करना सीखना होगा। जहां तक वह अपने पिता के बारे में जानती थी तो उसके पिता को स्मार्ट बच्चे बहुत पसंद थे और वह कभी भी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे आपस में झगड़ा करें। जब वह अपने पिता के सामने माया की तारीफ करती थी तो उसके पिता को काफी खुशी मिलती थी और वह धरा को भी अच्छा समझते थे, लेकिन जब वह उसके पिता के सामने माया की बुराई करेगी तो उसके पिता को भी वह बुरी लगेगी। आज धारा का व्यवहार बहुत अच्छा था, लेकिन इससे माया की गलतियां उसके पिता के सामने आ गई, जिसकी वजह से उसके पिता का ध्यान उस पर चला गया। माया, जिसे आज अपनी हार का सामना करना पड़ा, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह धरा से और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। ब्रेकफास्ट करने के बाद वह अपने कमरे में वापस चली गई। जब वह सीढ़ियों पर जा रही थी तो उसने देखा कि धरा उसके पीछे आ रही है, इसलिए उसने जानबूझकर कदम धीमे उठाया और ऐसे दिखाए जैसे वह नीचे गिर गई। धारा, जो उससे काफी पीछे चल रही थी, उसने माया की छोटी छोटी हरकतों को ध्यान से देखा। उसने उसको सहारा देने के लिए तुरंत हाथ बढ़ाया, लेकिन माया सीढ़ियों से फिसल गई, जिसे धारा ने कहा कि तुमने हाई हील्स पहनी है, इसलिए ध्यान से चलो। इस समय उसके पिता उनसे थोड़ी दूरी पर ही थे, इसलिए उन्होंने धारा की पूरी बात सुनी और बोले, माया, तुम्हारी बहन तुम्हारी बहुत परवाह करती है, इसलिए तुम ध्यान से चलो। माया ने गुस्से से अपने पिता की ओर देखा, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं करती। अजय ने उसकी तरफ देखा और बोले, घर पर ही हाई हील्स क्यों पहन रही हो? तुम एक स्टूडेंट हो, अपनी बहन की तरह रहा करो। वह कॉलेज में एंट्री नहीं ले पाए, लेकिन उसने इसके लिए मेहनत की, तुम्हें भी वैसे ही बनना चाहिए। तभी माया ने मुंह बनाते हुए कहा, उसे बस एक सेकंड फीमेल लीड का रोल मिला है, ये कोई बड़ी बात नहीं है और मैं उससे काफी अच्छी हूँ, मैं फ्यूचर में फीमेल लीड का रोल प्ले करने वाली हूँ। उसने धरा की ओर ऐसे देखा जैसे वह कोई गंदी चीज हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर माया के पिता नाराज हो गए और बोले, तुम 1 साल से रोल पाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अभी तक तुम्हें कोई रोल नहीं मिला है। अजय माहेश्वरी माया के ऐसे व्यवहार से असंतुष्ट थे। ठीक है, माया आपकी बातों का ध्यान रखेगी। तुरंत धरा की चाची ने माया हाथ खींच लिया और कमरे में ले गई। धारा ने अपनी चाची और माया की ओर देखा, जो जल्दी में वहां से चली गई। उसने हल्की सी मुस्कान दी और अपने पापा से बोली, पिताजी, मेरी बहन की अभी कोई गलती नहीं है, अभी वह बहुत छोटी है। उसके पिता तुरंत बोल पड़े, छोटी, तुम बस 3 महीने ही उससे बड़ी हो, लेकिन तुम उससे ज्यादा समझदार हो। तभी धारा फिर बोली, पापा, माया और मेरा नेचर अलग अलग है और इसके अलावा वह हम सब में छोटी है और मेरी चाची भी उसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, तो ये जाहिर सी बात है कि उसका नेचर बचकाना है, उससे नाराज मत होइए। धारा ने चालाकी से ऐसा वार किया कि तीर सीधे निशाने पर लगा। उसने न केवल अपने पिता को माया के व्यवहार के बारे में बताया, बल्कि वह किस वजह से ऐसी है ये भी बता दिया, जिसकी वजह से वो जो चाहती थी वह होगा ही। फिर वह जल्दी से अपने कमरे में चली गई। उसका कमरा सबसे लास्ट में था और उसका कमरा ऐसा कमरा था जिसमें लाइट बहुत कम आती थी, लेकिन ये भी सच था कि यह एकमात्र ऐसी जगह थी जो उसके लिए थी। जब माया के कमरे के पास से धरा गुजर रही थी तो उसने अंदर से धीरे धीरे बातें करने की आवाजें सुनी। ध्यान से सुनने पर उसे पता चला कि माया और उसकी चाची आपस में कुछ बातें कर रही थी। माँ, क्या हो रहा है? हमारा प्लान ऐसे फेल कैसे हो गया? मुझे कैसे पता? मैंने तो सारी प्लानिंग अच्छे से की थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एक बार फिर उसे घर से निकलने का प्लान खराब हो जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उसका फ्यूचर अच्छा हो, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? तभी उसकी चाची बोली, माया, चिंता मत करो, मुझे पता लगाने दो कि क्या हो रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो, मुझे डायरेक्टर अभिनव के फिल्म में रोल चाहिए ही, जो मुझे उसे धरा से छीनना है। चिंता मत करो माया। धारा को इससे ज्यादा सुनने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए मुस्कुराते हुए वह अपने कमरे की ओर चल दी। अपने रूम का गेट लॉक करने के बाद वह और भी ज्यादा तेज तेज हंसने लगी और बोली, हो तो माया को डायरेक्टर अभिनव की फिल्म में रोल चाहिए। पिछली लाइफ में उसकी चाची ही थी जिन्होंने उसे फंसाया था, जिससे न केवल उसने फिल्म में अपने रोल को खो दिया बल्कि उसे घर से भी निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से जब माया का करियर ऊंचाइयों पर पहुंच गया था तब धरा की लाइफ और भी ज्यादा गरीबी में भी थी और अंत में वह मर गई। जैसे जैसे वह उन लोगों के बारे में सोच रही थी, उसके अंदर नफरत बढ़ती ही जा रही थी। उसका खून इतना खौल रहा था कि वह अपने दुश्मनों को तुरंत मारना चाहती।
थी, लेकिन फिर उसने सोचा वह उन्हें भी वैसे ही मौत का अनुभव करावेगी जो उसने किया, और इस बार उसे पता था कि अब उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वह बदला लेना चाहती थी, लेकिन तब जब बदला लेने के लिए वो तैयार हो, उसे इतना ताकतवर होना होगा कि चाची और उनकी बेटियां उसकी बराबरी भी ना कर सके, और उनसे धीरे धीरे सब कुछ उनका वापस लेना होगा, और जो तकलीफ उन्होंने उसे दी थी उसे इंटरेस्ट के साथ लौटना होगा। उसने अपने मन में ही एक वादा किया कि वह उनको खून के आंसू रुलाएगी। चैप्टर -5। अब तक आपने पढ़ा, धरा को उसकी चाची और उनकी बेटियां फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन धारा उनसे बच जाती है, और धारा अपने पिता के सामने खुद की इमेज को थोड़ा सुधारने में सफल हो जाती है, जिससे माया और उसकी चाची बहुत गुस्से में आ जाती है और उसे फंसाने की नई प्लानिंग के बारे में सोचते हैं, और इधर धरा भी उनसे बदला लेने के लिए खुद को ताकतवर बनाने के बारे में सोचती है। अब आगे। अगली सुबह फोन काफी देर तक बजता रहा। उसके काफी देर बाद धारा उठाती है। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, उसे दूसरी तरफ से लगातार बोलने की आवाज सुनाई देने लगी। धरा, क्या तुम अभी भी सो रही हो? भूल गई कि आज क्या करना है ना? जल्दी टैक्सी पकड़ो और जल्दी से यहाँ आओ। नींद भरी आंखों के साथ धरा झटके से जाग गई। सोचने लगी कि क्या हो रहा है। तभी उसने अलार्म घड़ी पर ध्यान दिया, लेकिन अलार्म तो बजा ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए डायरेक्टर अभिनव की फिल्म में एक रोल के लिए ऑडिशन के सेट पर जाने के लिए तैयार होने के लिए भागी। उसने जल्दी से अपना मुंह धोया और कपड़े पहनने के बाद बाहर हॉल की ओर चली गई। नीचे हॉल में उसके पिता और बाकी लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। धरा ने सबको गुड मॉर्निंग विश किया। चाहे वह कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो, वह सबको आदर देना नहीं भूलती थी। हालांकि उसने सब पर नजर डालना नहीं छोड़ा। तब उसने पाया कि पूरा परिवार वहां था, बस माया वहां से गायब थी। इस समय वह कहाँ हो सकती है, इसका जवाब उसे अच्छे से पता था। धरा, चलो जल्दी से नाश्ता करो। धरा की चाची ने उसे ऐसे बुलाया जैसे उनसे ज्यादा प्यार तो धरा से कोई करता ही नहीं। तभी धरा ने अपने मन में सोचा, वह माया के लिए इतनी कड़ी मेहनत कर रही है, मानना पड़ेगा। उसने बड़ी ही प्यारी मुस्कान के साथ कहा, आंटी मैं आज सेट पर जाने के लिए लेट हो गई हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। आप सब आराम से खाए। बोलने के बाद धारा ने बड़ी ही चालाकी से अपनी चाची से अपना पीछा छुड़ा लिया और सबको बाय बोलकर वहां से चली गई। धरा जल्दी से सेट पर पहुंची, लेकिन तब भी वह 5 मिनट लेट हो गई थी। सेकंड फ्लोर पर ऑडिशन हॉल भरा हुआ था, क्योंकि उसे आने में देर हो चुकी थी, जिस वजह उसे पता नहीं था कि उसका नाम आया कि नहीं। जल्दी से क्रू मेंबर के पास गई और बोली, सॉरी मुझे थोड़ा लेट हो गया। हालांकि धारा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन वहां इतने सारे लोग थे कि वह वहां खड़े भी नहीं हो पा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और जोर से खींच लिया। अंजलि, तुम यहाँ आ गई। मुझे तो लगा कि तुम इतनी लापरवाह हो कि यहाँ आ ही नहीं पाओगी। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुमने टाइम देखा है? तुम्हें पता था कि यह कितना जरूरी था, लेकिन तुम अब तक सो रही थी। तुम्हारी सौतेली बहन तो बहुत पहले से ही यहाँ पर आ चुकी है। अंजलि ने बहुत ही सोच समझ कर कहा, मुझे तो पता ही था कि दोनों माँ बेटी ने जरूर कुछ गड़बड़ की होगी। उसकी बात पर धारा ने कहा, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। उसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले लिया और जल्दी जल्दी उसे भरने लगी। उसे ऐसा करते देखकर उसकी दोस्त अंजलि ने कहा, क्या तुम्हें सब कुछ याद है? धरा ने भी बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ कहा, चिंता मत करो, मुझे पहले से ही सब कुछ याद है। अंजलि ने चारों तरफ देखा और धरा के कान में झुककर कहा, इस फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेस को छोड़कर बाकी सभी रोल का सिलेक्शन ऑडिशन से ही हुआ है, इसलिए आपको फायदा उठाना चाहिए। धरा अंजलि की बातें सुनकर चौंक गई और बोली, क्या तुम्हें नहीं कहा था कि मेन लीड के भी ऑडिशन होंगे? अंजलि ने एक आह भरी और बोली, ये पहली बार नहीं है जो तुम इंडस्ट्री में आए हो, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑडिशन बस एक दिखावा है। यहाँ पर बस लोगों को पीठ पीछे ही रोल मिल जाते हैं। हम बस सेकंड फीमेल लीड के लिए ही ऑडिशन के थ्रू रोल पा सकते हैं। धरा अंजलि की बातें सुनकर मुस्कुराए और बोली, मुझे पता है ऑडिशन के 2 राउंड होंगे। पहले राउंड में लड़की सुंदरता और गेटअप पर ध्यान दिया जाएगा। अगर आप दिखने में सुंदर नहीं है तो आपको हटा दिया जाएगा। डायरेक्टर अभिनव फीमेल लीड की सुंदरता को लेकर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है, जिसकी वजह से उनकी एक्ट्रेस सुंदर ज्यादा होती है, लेकिन एक्टिंग उन्हें बिल्कुल नहीं आती। जैसे ही ऑडिशन स्टार्ट हुआ, अचानक से चारों तरफ शांति छा गई। धरा ने उन पर एक नजर डाली और मन ही मन में बोली, सब बस दिखने में सुंदर और हॉट लग रही है। ऐसा लगता है सबको पता है कि अभिनव बस सुंदर लोगों को ही रोल देते हैं। हालांकि यह सच नहीं था। अगर आप खूबसूरत है तो भी यह काफी नहीं है। अगर आप एक फूल की तरह सुंदर भी हो तब भी आपको बिना किसी एक्टिंग स्किल्स के रोल नहीं मिल सकता। तभी अचानक धरा को अपने ऊपर किसी की तेज नजर महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे सामने वाला अपने मन में उसके बारे में ही सोच रहा हो। जब उसने पीछे देखा, वहां उसे माया दिखी, जो उसके बारे में ही सोच रही होगी कि वह वहां कैसे आ गई। धरा जल्दी से पीछे मुड़ी और एक प्यारी मुस्कान दी, लेकिन माया ने अपने दांत पीते हुए उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। जाहिर सी बात है कि माया इस बात से काफी नाराज हो गई थी कि आखिरकार धरा सेट पर पहुंची गई। धरा भी यही चाहती थी। माया जितना गुस्सा हो उतना ही उसे खुशी महसूस हो रही थी।
पिछले जन्म में उसने उससे उसका सब कुछ छीनने के लिए ना जाने कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल किया। इस लाइफ में धरा भी माया को वह सब चीज नहीं मिलने देना चाहती थी जो उसे पसंद थी। वह उसे ही उसकी तरह लाइफ देना चाहती थी। इससे भी जरूरी बात यह थी कि यह सब उसका होना ही चाहिए था। धरा माहेश्वरी, माया माहेश्वरी, अरे इनका तो लास्ट नाम सेम है, लगता है ये दोनों बहनें हैं। जल्दी दोनों की ऑडिशन की बारी आई। जो लोग पहले बाहर आए थे उनका चेहरा उदास था, जिसकी वजह से धारा को पता चल गया कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। हालांकि जब उसे पता चला कि ऑडिशन देने दो लोग जा रहे हैं तब उसे समझ में आ गया कि माया को उसके खिलाफ ऑडिशन देना होगा। शायद भगवान भी यही चाहते थे। जब धरा ने स्टेज पर कदम रखा तो उसने कई लोगों को लाइन से बैठे देखा। धरा ने उन पर बस एक हल्की नजर डाली। वह उन सभी लोगों को जानती थी। वह डायरेक्टर, निर्देशक और राइटर थे। उसकी पिछली लाइफ में माया ने फिल्म में सेकंड फीमेल लीड का रोल पाया था। हालांकि उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन सेकंड फीमेल लीड का रोल काफी पावरफुल था, जिसकी वजह से उसे फेमस होने में मदद मिली। धरा जहां तक याद करती सकती थी उसके अनुसार फीमेल लीड बस पैसे लेकर चुनी गई थी। इस वजह से जाहिर सी बात है सेकंड फीमेल लीड पर लोगों का ध्यान ज्यादा गया। बस दिखावे के लिए ऑडिशन रखा गया था, लेकिन अंदर के बाकी सभी लोग इस बारे में अच्छे से जानते थे। धरा तिरछी नजरों से अपने बगल में खड़ी माया को देखा। जल्दी से उसने डायरेक्टर से पूछा, डायरेक्टर अभिनव, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि यह ऑडिशन लॉयल है या फिर इसे सिफारिश से पाया जा सकता है? डायरेक्टर ने कहा, यह एक फेयर ऑडिशन है। धरा ने एक प्यारी मुस्कान दी। तभी धरा ने कहा कि अगर पॉसिबल हो तो वह अपने हिसाब से कोई रोल सेलेक्ट करके ऑडिशन दे सकती है क्या? तब डायरेक्टर ने उससे पूछा कि वह ऐसे खुद की सिफारिश क्यों करना चाहती है। सबको पता है कि एक एक्टर के रूप में आपको अपने रोल को समझना चाहिए। अगर आप किसी और रोल को करना चाहते हैं तो क्या आप उस रोल को अच्छे से समझ पाएंगे? तब धरा ने कहा कि रोल ऑडिशन के हिसाब से ही दिए जा रहे हैं तो अच्छा नहीं होगा कि वह सभी रोल को ट्राई करके देखे। डायरेक्टर अभिनव ने कुछ देर तक सोच और बोले, अगर आपको खुद कोई रोल चुनना हो तो आप कौन सा रोल चुनेगी? मैं। धरा ने जानबूझकर माया की ओर देखा और बोली, मुझे माया का रोल चाहिए। उद्धरण चिन्ह। डायरेक्टर अभिनव। माया जल्दी से उनसे बात करने के लिए बीच में बोल पड़ी और बोली, मैंने पहले कई बार फीमेल लीड के रोल को अच्छे से पढ़ा है और मुझे सारी लाइन अच्छे से याद है, इसलिए मैं भी यह रोल करना चाहूंगी। डायरेक्टर अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तुम मुझे बताओ कि तुम इस रोल के बारे में क्या सोचती हो? माया, जिसे डायरेक्टर ने अभी बोलने के लिए कहा था, उसने बड़े घमंड के साथ धरा की ओर देखा और फिर कहा, फीमेल लीडन केवल सुंदर नहीं बल्कि सभ्य और दयालु भी है। अपने दोस्तों और बहन से बहुत प्यार करती है। भले ही उसकी बहन ने उसे कितनी ही चोट क्यों ना पहुंचाई हो, लेकिन वह उसे हमेशा माफ कर देती है। इसलिए मैं जब इसको पढ़ रही थी तो मेरी आंखों में आंसू ही आ गए। मुझे उसमें फीमेल लीड का कैरेक्टर बहुत पसंद आया और मैं आमतौर पर ऐसे ही हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं ही इस रोल के लिए सबसे अच्छी हूँ। तो आप क्या निश्चित है कि आप ही फीमेल लीड के लिए सबसे अच्छी कैंडिडेट है? डायरेक्टर ने पूछा। तब माया ने कहा, हाँ बिल्कुल, हम दोनों का कैरेक्टर एक जैसा ही है, जिसकी वजह से मुझे एक्टिंग करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। डायरेक्टर अभिनव ने जल्दी से सिर हिलाया और बोले, फीमेल लीड के अलावा क्या तुम दूसरे कैरेक्टर को जानती हो? नहीं नहीं, माया ने झट से अपना सिर हिलाया, मुझे लगता है कि हीरोइन ही सबसे बेस्ट है। डायरेक्टर ने उस पर से अपनी नजर हटा ली और धारा की ओर मुड़े और बोले, बोलो। तब धरा ने कहा, डायरेक्टर, मैं सेकंड फीमेल लीड की एक्टिंग आपको करके दिखाना चाहती हूँ, जिससे आप और अच्छे से मेरी एक्टिंग को देख पाए। जहाँ किंजल आत्महत्या करती है, ये कुछ ऐसी बात थी जो डायरेक्ट को भी बहुत पसंद आई। उसके पिछले जीवन में जब ये शो आ रहा था तब ये सीन काफी फेमस हुआ था। इस सीन की वजह से उसके कई सीजन आए, इसलिए इसमें कोई शक नहीं था कि माया को इसमें एक्टिंग क्यों करना था। इस सीन को चुनने का कारण ये था कि यह सीन ही सेकंड फीमेल लीड के एक्टिंग को सबसे अच्छे से दिखा पाता था। ये सीन किंजल के सौम्या के धोखा देने के बारे में था। दोनों बहनों के पूरी तरह से अलग हो जाने के बाद किंजल को पता चला था कि मेन लीड हमेशा से सौम्या से प्यार करता था, लेकिन फिर भी किंजल ने सौम्या के सामने खुद को मार डाला। हालांकि वह फर्स्ट फीमेल लीड थी, इसमें कोई डाउट नहीं था कि उसका ये करना बहुत ही लोगों को दुखी कर गया। ये सुनते ही माया ने तुरंत जवाब, सीन सेलेक्ट डायरेक्ट ही कर सकते हैं ना? माया बेवकूफ नहीं थी, उसे पता था कि धरा इस सीन को क्यों चुना चाहती थी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसके लिए ये सीन करना सबसे फायदेमंद हो सकता है। धरा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस डायरेक्ट अभिनव को मुस्कुराते हुए देखा। अब जब आप लोगों को खुद पर इतना भरोसा है तो मुझे खुशी होगी जब आप दोनों ये सीन करेंगे, डायरेक्ट अभिनव ने कहा।